हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस विद राजा सर पे। बच्चों, आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। बच्चों, इससे पहले मैंने आपके दो चैप्टर आपके पढ़ा दिए बच्चों, एक हड़प्पा सभ्यता और एक वैदिक काल पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो बच्चों आप देख सकते हो उस वीडियो को चैनल पे जाकर के। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं उसको पढ़ाऊंगा और ना केवल पढ़ाऊंगा, सीधा आपके माइंड में जाएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो मौर्योत्तर काल में सुंग वंश है बच्चों, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सुंग द्वारा अंतिम जो मौर्य सम्राट थे, मौर्य सम्राटों में जो अंतिम राजा थे, बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना करी थी। और जो पुष्यमित्र सुंग थे, ये मौर्यों के सेनापति थे। कौन थे प्यारे बच्चों? मौर्यों के सेनापति थे। मौर्य साम्राज्य के बाद उत्तर भारत में जो एक शक्तिशाली वंश था वो था सुंग वंश। ठीक है, मौर्य वंश के आखिरी राजा कौन थे? बृहद्रथ। इनकी हत्या किसने करी थी? पुष्यमित्र सुंग ने करी थी। और जो पुष्यमित्र सुंग थे वो मौर्यों की सेना में सेनापति थे। तो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हेलियोडोरियस कौन था? तो प्यारे बच्चों जो हेलिडोरियस है कौन था? तो हेलिडोरियस जो था तक्षशिला का एक निवासी था और ये भागभद्र के राज दरबार में अतिलकी दास के दूत के रूप में आया था। तो वापस से सुन लीजिए बच्चों, क्या कह रहा हूं? हेलिडोरियस कौन था? हेलिडोरियस तक्षशिला का एक निवासी था। ये भागभद्र के राज दरबार में अतिलकी दास के दूत के रूप में आया था। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कण्व राजवंश की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको बताया मौर्यों के बाद एक उत्तर भारत में वंश आता है सुंग वंश, एक सुंग के बाद आता है प्यारे बच्चों कण्व। देखिए, अंतिम सुंग वंशीय शासक जो आखिरी सुंग वंश के पहले राजा कौन थे? मैंने आपको पहले बताया पुष्यमित्र सुंग थे। और सुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व में। जो अंतिम सुंग वंश के राजा थे जो देवभूत कौन थे? देवभूत। सुंग वंश के आखिरी राजा थे देवभूत की हत्या करके उसका जो आमत्य था कण्व वंश की वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में, किसने प्यारे बच्चों? देखो सुनना, ध्यान से सुनना। देवभूत जो कि सुंग वंश का आखिरी राजा था, इसकी हत्या किसने करी? तो कण्व वंश के वासुदेव ने करी 75 ईसा पूर्व में। और कण्व वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। ठीक है, उत्तर भारत में मौर्यों के बाद सुंग आते हैं, सुंग के बाद कण्व आते हैं। और कण्व वंश की स्थापना किसने करी थी? वासुदेव ने। किसकी हत्या करके करी थी? देवभूत की हत्या करके। वासुदेव जो था देवभूत का आमत्य था। ठीक है, कण्व वंश के 4 शासकों ने लगभग 43 वर्षों तक शासन किया। कण्व वंश के जो राजा थे उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? 43 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध अप्रतापी राजा कौन था? वह किस धर्म का अनुयायी था? बच्चों, भारतीय यूनानी शासक, भारतीय यूनानी को हम बोल सकते हैं हिंद यूनानी राजा। हिंद यूनानी राजाओं में सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे वो कौन थे? तो मेनंदर थे। हिंद यूनानी राजाओं में सबसे फेमस जो हुए, सबसे प्रसिद्ध राजा मेनंदर हुए। और जो मेनंदर थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भारत में यूनानी सत्ता को स्थापित करा। और यूनानी कौन है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं प्यारे बच्चों, उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डेमीट्रियस कौन था? तो बच्चों मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद के काल में, मौर्य साम्राज्य के बाद के काल में भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमीट्रियस प्रथम को जाता है। उसने 183 ईसा पूर्व में पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जीता और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। तो प्यारे बच्चों डेमीट्रियस कौन था? क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है, ओके है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, साइथ्रियन से आप क्या समझते हैं? साइथ्रियन क्या है? तो भारतीय स्रोत शकों को साइथ्रियन नाम देते हैं। जो भारतीय स्रोत है वो शकों को
शकों के बारे में भारतीय स्रोतों में क्या लिखा हुआ है? साइत्रियन लिखा हुआ है। वास्तव में यह साइत्रियन वंश के लिए प्रयोग होने वाला हिंदी नाम है। जो मूल रूप से मध्य एशिया से जो निवासी आए थे उन्हें भारतीय स्रोतों में साइत्रियन लिखा जाता था। क्लियर हो गया? भारतीय स्रोतों में, भारतीय किताबों में साइत्रियन शब्द का यूज किसके लिए किया जाता था? शकों के लिए किया जाता था प्यारे बच्चों। किसके लिए किया जाता था प्यारे बच्चों? शकों के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समझ आ रही है ना चीजें? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब चलिए, शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पढ़ना ऐसे है समझ आए, चीजों को बार बार पढ़ने से एग्जैक्ट याद होती है हमें चीजें, ठीक है? तो शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो शकों के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो रुद्रदमन थे। और रुद्रदमन द्वितीय के ये जो था रुद्रदमन जो थे, इनके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। कहां से मिलती है? जूनागढ़ या गिरिनार अभिलेख से मिलती है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा खुदा हुआ संस्कृत में लिखा गया विवरण प्राचीन भारत का पहला विवरण माना जाता है? तो जूनागढ़ का रुद्रदमन या गिरिनार शिलालेख को संस्कृत भाषा का सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? शक पल्लव कौन थे? तो देखो पार्थियन, पार्थियन मतलब ईरानी, जो मूल रूप से कौन थे? ईरानी मूल के थे, ठीक है? ईरानी मूल के थे, उनका शकों के साथ सांस्कृतिक संबंध था। उसी कारण से भारतीय मूल में इन्हें शक पल्लव नाम से जाना जाता है। वापस से सुन लो, पार्थियन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? शक पल्लव किसे कहते हैं? तो पार्थियन जो कि ईरानी थे और शकों के साथ इनके रिश्ते थे, तो इन्हें शक पल्लव के नाम से जाना जाता था। क्लियर हो गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पार्थियन शासकों के विषय में हमें जानकारी कहां से मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्थियन शासकों के बारे में हमें पता कहां से चलता है? तो पार्थियन शासकों के बारे में हमें जो भी प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पेशावर के निकट एक प्रसिद्ध तख्त ए वही विवरण से हमें शकों के बारे में, पार्थियन शासकों के बारे में, ईरानी राजाओं के बारे में, पार्थियन मतलब बच्चों ईरानी राजाओं के बारे में पता चलता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, कुषाण कौन थे? तो देखो कुषाण राजा कौन थे बच्चों? पहलव के पश्चात, पहलव वंश के बाद कुषाणों का भारत में आगमन हुआ। और कुषाण कौन थे इस विषय में विद्वानों में, इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है, किंतु अधिकांश विद्वान कुषाणों को ऐसा कहते हैं कि पश्चिमी चीन के गोबी प्रदेश में रहने वाले ऊंची जाति से इनका संबंध था। कुषाणों का जो संबंध था वो पश्चिमी चीन में गोबी समुदाय के लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12, कुषाण वंश का पहला शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रथम शासक कुंजुल का कडफिसेस था। कौन था प्यारे बच्चों? कुंजुल कडफिसेस था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, कनिष्क कौन था? तो प्यारे बच्चों देखो, कनिष्क कुषाण वंश का ही सबसे प्रतापी, सबसे पहला पूछेगा तो कुंजुल कडफिसेस था, और पूछेगा सबसे फेमस तो कुषाण वंश कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे फेमस, सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, पहला राजा कुंजुल कडफिसेस था। इस ओके प्यारे बच्चों? और जो कनिष्क के समय में कुषाण सत्ता अपने शिखर पे थी, टॉप पर थी, और कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत मतलब होता है प्यारे बच्चों कैलेंडर, संवत मतलब क्या होता है? कैलेंडर चलवाया था। शक संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अब देखिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, किसके संरक्षण में चौथी बौद्ध समिति आयोजित किया गया था? तो चौथी बौद्ध समिति जो हुई थी प्यारे बच्चों, कुषाण वंश के शासक जो थे कनिष्क के टाइम पे चौथी बौद्ध जो संगति हुई थी, ठीक है, इनके संरक्षण में हुई थी, जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरक कौन था? क्या बच्चों? चरक कौन था? तो चरक जो थे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जनक थे। जो आयुर्वेद विज्ञान होता है ना, उसके बाबू क्या थे? जनक माना जाता है
चरक को। किसको माना जाता है प्यारे बच्चों? चरक को माना जाता है आयुर्वेद विज्ञान का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे बच्चों, आरंभिक भारतीय साहित्य में यूनानी खगोल विद्या के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? जो आरंभिक भारतीय साहित्य थे उनमें यूनानी खगोल विदों के लिए किस शब्द का यूज किया जाता था? तो आरंभिक भारतीय साहित्य में यूनानी खगोल विदों के लिए यवनाचार्य शब्द का, यवनाचार्य शब्द का, यवन के आचार्य, यवनाचार्य मतलब यवन के आचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है प्यारे बच्चों, लंबी हो रही है वीडियो, पर चैप्टर भी बड़ा है, ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई ही हमें पास करा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख कहां है और उसका नाम हाथी गुफा अभिलेख क्यों पड़ा है? हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख कहां है और उसका नाम हाथी गुफा क्यों पड़ा है? तो हाथी गुफा अभिलेख कहां पे बच्चों? उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में, भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी की पहाड़ियों पर है, शिलाखंडों के समीप है, क्योंकि इस गुफा में जब एंट्री करते हैं तो बाहर गेट पे हाथी बना हुआ है, इसीलिए इसे हाथी गुफा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो ऊपर छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे बच्चों, गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन था? तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो थे सातवाहन शासकों में सबसे प्रसिद्ध महान शासक थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन थे? सातवाहन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है प्यारे बच्चों, सातवाहन साम्राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सातवाहन, जैसे देखिए हम रहते क्या है? भारत देश में रहते हैं, इसे किस में बांटा गया? राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों में फिर किस में बांटते हैं? जिला में बांटते हैं, जिले को गांव में बांटते हैं ना, ब्लॉक्स में बांटते हैं। वैसे ही सातवाहन साम्राज्य के टाइम पे प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? ग्राम, मतलब गांव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ग्रामिक से क्या आप समझते हैं? ग्रामिक, गांव को चलाने वाले, ग्राम को चलाने वाले व्यक्ति को ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, पिछली वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर गर्मी में बनाते हो क्या वीडियो? हाँ बच्चों, बनाना पड़ता है, आवाज की क्वालिटी थोड़ी सी, मेरी माइक अभी तक आया नहीं है। ठीक है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है माइक का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, खारवेल कौन था? तो खारवेल जो था ना, ये चेटी वंश का शासक था जिसने कलिंग पर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के करीब 200 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया था। ठीक है, खारवेल ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तरापथ से क्या समझते हो? देखो उत्तरापथ मतलब उत्तर का रास्ता, उत्तरापथ एक भूमि का पथ है, भूमि का पथ मतलब रास्ता है जो भारत के उत्तरी तथा पूर्वी हिस्सों को उत्तर पश्चिम सीमा से जोड़ता था। ठीक है, दक्षिणापथ क्या है? तो दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने वाला रास्ता। दक्षिणापथ वह थल मार्ग है जो भारतीय प्रायद्वीप को भारत के उत्तर तथा पश्चिमी हिस्सों के साथ जोड़ता था। तो इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय इतिहास में मानसून की खोज का क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो मानसून पता चल गया लोगों को कि मानसून कब आता है, हवाएं कब आती है, बारिश कब होता है, तो इससे व्यापार बढ़ा। जो और कौन सा व्यापार? समुद्री व्यापार। जो रोम से भारत का जो समुद्री व्यापार होता था वो बढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रोम व्यापार संबंधों को कौन सी पुस्तक दर्शाती है? अच्छा, भारत और रोम साम्राज्य के बीच व्यापार होता था, हमें किस पुस्तक से पता चला है? तो पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी, मतलब होता है लाल सागर से होने वाला व्यापार। ये यहां पे लिखा है फेरिपल्स, ये फेरिपल्स नहीं है बच्चों, पेरिपल्स है, पेरिपल्स में स्टूडेंट है। पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी नाम की बुक थी, इसे लिखा किसने ये पता नहीं चला, अज्ञात लेखक बोल देते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य कला को दो प्रमुख विशेषताएं। अच्छा, मौर्योत्तर कालीन, मौर्योत्तर मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य में फेमस राजा कौन थे? सम्राट अशोक। मौर्य के बाद कौन है? शुंग वंश आया, कर्ण वंश आया। तो मौर्योत्तर काल में दो फेमस प्रमुख जो कला थी उनकी विशेषताएं क्या है? पहला, मौर्योत्तर काल की जो स्तूपों का निर्माण हुआ बहुत सारे, ठीक है, और क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है प्यारे बच्चों, स्तूप से क्या समझते हो?
तो स्तूप बौद्धों के उपासना स्थल होते हैं, जहां पे बौद्ध लोग, बौद्ध भिक्खु भिक्खुनी जो होता है पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि इसमें बुद्ध और बुद्ध और बौद्ध भिक्खुओं की क्या होते हैं, जो अवशेष होते हैं वो इकट्ठा किया गया है। ठीक है। अच्छा, मौर्योत्तर काल के बाद की कुछ प्रमुख स्तूपों के भी नाम पूछ लेता है कई बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मौर्योत्तर काल के प्रमुख स्तूप कौन कौन से थे? तो मौर्योत्तर काल के प्रमुख स्तूप सांची का स्तूप, भरभूत का स्तूप, अमरावती का स्तूप, नागार्जुन कोंडा का स्तूप। ठीक है, ये 200 ईसा पूर्व तक ये बन चुके थे स्तूप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है? चैत्य और विहार में क्या अंतर है? देखो, जो चैत्य होता है वो क्या होता है? पूजा स्थल होता है। ठीक है, बौद्ध स्थापत्य कला के अंतर्गत चैत्य तथा विहार चट्टानों को काट करके गुफाएं बनाई जाती है। चैत्य जो होता है मंदिर होता है, और जबकि विहार जो होता है वो भिक्खु लोग जहां पे रहते हैं ना, भिक्खु भिक्खुनी बौद्ध धर्म के जो होते हैं वो रहते जहां पे, उसे क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, मूर्ति कला की दो प्रमुख शैलियों का नाम बताएं जो मौर्योत्तर युग में विकसित हुई थी। तो मूर्ति बनाने की जो शैलियां थी दो फेमस, मथुरा शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली। ठीक है, अलग अलग तरह की शैलियां भारत में प्रचलित थी मूर्तियों का निर्माण की, इनमें से कुछ शैलियां आपको बता दी गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, तो कुछ शैलियों के नाम पता चल गए। क्वेश्चन नंबर जो 31 है प्यारे बच्चों, मथुरा शैली में किस प्रकार के पत्थर का यूज किया जाता था? जो मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की बहुत सारी मूर्तियों का विकास हुआ, उसमें मथुरा शैली के अंदर हमारी कौन कौन सी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था? तो काले काले बलुआ पत्थरों का और लाल पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 है प्यारे बच्चों, गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो गांधार शैली से जो मूर्तियों का निर्माण होता है, इसके संरक्षक कौन थे? तो गांधार शैली के संरक्षक जो थे वो शक कुषाण राजा थे। कौन थे प्यारे बच्चों? शक कुषाण राजा थे। तो बच्चों वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिएगा। और आपको प्यारे बच्चों अगर हिस्ट्री मेरे से पर्सनली पढ़ना है, पेपर तक पूरी तैयारी करना है, तो आप ₹300 में, प्यारे बच्चों 300 रुपए में जब तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता तब तक पढ़ सकते हो। इसके अंदर हम आपको पूरी बुक्स पढ़ाते हैं एनालिसिस की। ठीक है, आपको पीवाईक्यू पढ़ाते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रिपरेशन करवाते हैं हम आपकी क्वेश्चन की। ठीक है, एग्जाम के बिहाफ पे जो भी डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करते हैं। ये एक सब्जेक्ट की फीस है बच्चों, और सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हो मेरे से। और कोई भी डाउट लगते हैं टीएमए प्रैक्टिकल से जुड़ी, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।